बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में खुशी अपनी मां सावित्री के साथ रहती थी। खुशी के पिता की कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, इसलिए सावित्री लोगों के कपड़े सिलती थी और अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी और उसे एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ाती थी। खुशी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी, हमेशा वह फर्स्ट आया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह सिलाई कर रही थी। खुशी स्कूल से आकर देखती है तो वह घबरा जाती है कि उसकी माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और उसकी माँ फिर भी सिलाई कर रही है। तभी खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपसे सुबह मना कर गई थी कि आज आप सिलाई नहीं करेंगी। आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी आप सिलाई कर रही हैं। आपको सिलाई नहीं करनी चाहिए। चलिए आराम कीजिए। खुशी बेटा, अगर मैं सिलाई नहीं करूंगी तो तुम्हारे स्कूल की फीस कैसे जमा होगी और हम 2 समय का खाना कैसे खाएंगे? सिलाई कर कर ही तो मैं घर का खर्च चलाती हूँ और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करती हूँ। हम जैसे गरीबों की किस्मत में आराम करना कहाँ लिखा होता है। तुम मेरी चिंता मत करो, अभी तबीयत खराब है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, मैं आपको इतनी ज्यादा तबीयत खराब में सिलाई करने नहीं दूंगी। आपको इतने समय से सिलाई करते हुए देख रही हूँ, तो इतनी सिलाई करनी तो मुझे भी आ गई कि मैं कपड़े सिल सकूं। बस आप आराम कीजिए। तुम बहुत जिद्दी हो, मेरी एक नहीं सुनती। इस तरह खुशी जिद कर कर अपनी माँ को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद सिलाई करने बैठ जाती है। खुशी पहली बार मशीन पर बैठी थी और पहली ही बार में एक बहुत ज्यादा सुंदर फ्रॉक बनाकर तैयार करती है, जिसे देखकर सावित्री भी चौंक जाती है और वह अपनी बेटी से कहती है, अरे वाह बेटी, तुमने तो कितनी ज्यादा सुंदर फ्रॉक तैयार की है। ऐसी फ्रॉक तो मैं भी तैयार नहीं कर पाती। तुम तो पढ़ाई करने के साथ साथ सिलाई करने में भी होशियार हो। अपनी माँ के मुंह से तारीफ सुनकर खुशी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब खुशी के फ्रॉक पूरे गांव में बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने लगे थे। खुशी सुबह में स्कूल जाती, फिर स्कूल से आ जाने के बाद फ्रॉक सिला करती थी। इसी तरह दिन रात मेहनत कर कर वह अपनी माँ का इलाज भी करा रही थी और अपने स्कूल की फीस भी जमा कर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन सावित्री की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तभी वह खुशी से कहती है, बेटा, तुमने मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। मेरे जाने का समय आ गया, मुझे माफ करना। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। अपना ख्याल रखना और इसी तरह मेहनत करती रहना। खुशी बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। भगवान करे सबको ऐसी बेटी मिले। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने अभी सिर्फ आपको गांव के अच्छे डॉक्टर को दिखाया है। मैं आपको शहर लेकर जाऊंगी और वहाँ के डॉक्टर को दिखाऊंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी माँ। नहीं बेटा, अब शहर जाकर भी कुछ नहीं होगा। अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटा। इतना कहते ही सावित्री अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेती है। अपनी माँ को इस तरह से दुनिया से जाता हुआ देखकर खुशी बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। नहीं माँ, आप मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? पहले पिताजी चले गए और अब आप। माँ, अपनी आंखें खोलिए। आप अपनी बेटी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं आपको शहर लेकर जाऊंगी और वहाँ एक अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। माँ, कृपया करके अपनी आंखें खोलिए। अपनी बेटी को इस तरह से अकेला छोड़कर मत जाइए माँ। माँ, अपनी आंखें खोलिए। इस तरह से खुशी बहुत ज्यादा रोती है और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती है। अपनी माँ के इस तरह से दुनिया से जाने के बाद खुशी बिल्कुल अकेली रह जाती है और बिल्कुल उदास रहने लगती है। कुछ दिन बाद खुशी के मामा आते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। खुशी की मामी कलावती खुशी को देखकर आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं,
आप इस गरीब मनहूस को मेरे घर में क्यों लेकर आए हैं? मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि आप अपनी गरीब बहन के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखेंगे, फिर आप अपनी भांजी को मेरे घर में क्यों लेकर आए हैं? इसे घर से बाहर निकालिए। मेरे पूरे घर को इस गरीब ने गंदा कर दिया। अरे भाग्यवान, तुम कैसी बातें कर रही हो? जब तक मेरी बहन जिंदा थी, जब तक मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, लेकिन अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। मैं खुशी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, खुशी इसी घर में रहेगी। मैं एक काम के सिलसिले से शहर जा रहा हूँ, तुमसे आकर बात करूँगा। ऐसा कहकर मामा शहर चले जाते हैं और मामा के शहर जाते ही कलावती खुशी को जोर जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, पता नहीं मनोज, तूने मेरे पति के ऊपर क्या जादू टोना किया है जिसकी वजह से वह मेरे ऊपर चिल्ला कर गए हैं। लेकिन मेरा नाम भी कलावती है। मैं तुझे इतनी आसानी से इस घर में टिकने नहीं दूंगी। देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। बाथरूम में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, पहले उन्हें धो और उसके बाद पूरे घर की सफाई करना, और बाहर जो जमीन पड़ी है उसे भी खोदनी है। समझ आ रही है? उसके बाद तुझे खाना मिलेगा। मम्मी जी, मैंने तो मामा से मना किया था कि वह मुझे अपने साथ यहाँ लेकर ना आए, लेकिन उन्होंने माँ की कसम दे दी और मैं अपनी माँ की कसम तोड़ न सकी, इसलिए मामा के साथ यहाँ आ गई। लेकिन मामी जी, अगर मैं इतना सारा काम करूँगी तो मुझे पढ़ाई करने का तो समय मिलेगा ही नहीं, और मेरे एग्जाम आने वाले हैं। मुझे एग्जाम देने दीजिए, उसके बाद आप मुझसे जितना काम कहेंगी मैं उतना काम करने के लिए तैयार हूँ। खुशी के इतना कहते ही कलावती दोबारा से खुशी को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, अच्छा तो महारानी यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने आई है, काम नहीं करेगी, चुपचाप घर का काम कर। तेरे एग्जाम है, मुझे नहीं पता। मैंने जो तुझे काम दिया है तुझे वह काम करना ही होगा, वरना मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। समझ आ रही है? मनहूस, एग्जाम देने हैं, चलिए यहाँ से। ऐसा कहकर कलावती वहाँ से चली जाती है। बेचारी खुशी अपनी माँ की कसम भी नहीं तोड़ सकती थी और वह इतना सारा काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुपचाप रोते हुए घर के काम में जुट जाती है। पहले बहुत सारे कपड़े धोती है, उसके बाद पूरे घर की सफाई करती है और बाद में जमीन खोदने चली जाती है। इस तरह काम करने में सुबह से शाम कब हो जाती है खुशी को पता ही नहीं चलता। तभी खुशी अपनी मामी के पास जाती है और उनसे कहती है, मामी जी, आपने मुझे जो भी काम दिया था मैंने सब काम कर दिया है। आपने कहा था ना कि आप मुझे काम करने के बाद खाना देंगी, मुझे खाना दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ मनहूस, मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। किचन में मैंने प्लेट में तेरा खाना निकाल कर रख दिया है, जब मनहूस उसे खा ले। खुशी को बहुत तेज भूख लगी थी। वह तुरंत किचन में जाकर देखती है तो प्लेट में एक सूखी रोटी चटनी के साथ रखी थी, जिसे देखकर खुशी बहुत ज्यादा रोती है। सुबह से लेकर शाम तक मैंने किस तरह से मेहनत करके काम किया और उसके बदले मुझे मामी जी ने खाने के लिए क्या दी? एक सूखी रोटी, वो भी चटनी के साथ। ये मैं कैसे खा सकती हूँ? मामा जी, आप मुझे मेरे घर से क्यों लेकर आए? आप तो शहर चले गए, लेकिन आपको क्या पता आपके जाने के बाद मामी जी मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रही है। मैं इस घर को छोड़कर भी नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह खुशी बहुत रोती है, लेकिन उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह उस रोटी को पानी के सहारे खा लेती है। अब इस तरह से रोज होने लगा था। कलावती रोज इसी तरह पूरे दिन काम करवाती और रात को सूखी रोटी चटनी के साथ खाने के लिए दे देती, ताकि खुद खुशी इस घर को छोड़कर चली जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन खुशी जमीन की खुदाई कर रही थी, तभी वह देखती है कि जमीन के अंदर एक जख्मी चिड़िया है, जिसे देखकर खुशी घबरा जाती है। अरे ये चिड़िया तो कितनी ज्यादा जख्मी है, अगर अभी इसके जख्मों पर दवाई नहीं लगी तो यह मर जाएगी। मुझे अभी इसके जख्मों पर दवाई लगानी चाहिए। ऐसा कहकर खुशी उस जख्मी चिड़िया को अपने साथ अंदर लेकर आ जाती है और उसके जख्मों पर हल्दी का लेप लगाती है। हल्दी का लेप लगाने से वह चिड़िया कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक हो जाती है और वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर खुशी चौंक जाती है। तभी वह परी खुशी से कहती है, खुशी, मैं एक परी हूँ। मुझे मेरी माँ पृथ्वी पर आने से मना करती थी, लेकिन मैं छुपकर पृथ्वी पर आ गई और पृथ्वी पर आते ही एक जादूगरनी ने मुझ पर हमला कर दिया।
वह मेरी सारी शक्तियाँ छीनकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना चाहती थी, लेकिन वह इस चीज में कामयाब नहीं हो पाई। तभी गुस्से में आकर उसने मुझे चिड़िया बना दिया और इस जमीन में दाब दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं अपने असली रूप में आ गई और मुझे तुम्हारे बारे में भी सब पता है कि तुम्हारी मामी तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करती हैं। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें 2 जादुई फ्रॉक देती हूँ। जादुई सोने और चांदी के। जादुई चांदी के फ्रॉक से तुम कुछ भी काम करवा सकती हो और जादुई सोने की फ्रॉक से तुम जहाँ भी जाना चाहती हो जा सकती हो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। खुशी परी को धन्यवाद कहती है और परी खुशी को जादुई सोने और चांदी के 2 फ्रॉक देकर वहाँ से चली जाती है। तभी खुशी जादुई चांदी की फ्रॉक से घर का सारा काम करने के लिए कहती है। जादुई चांदी की फ्रॉक घर का सारा काम करती है और खुशी रात दिन पढ़ाई करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जादुई सोने की फ्रॉक पहनकर खुशी एग्जाम देने चली जाती है। इसी तरह खुशी जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से अपने सभी एग्जाम दे देती है। तभी एक दिन कलावती सोचती है, मैं इस मनहूस को कितना ज्यादा टॉर्चर करती हूँ, लेकिन इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इनके आने में भी सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। उसके बाद तो इस मनहूस के और भी ज्यादा पढ़ निकल आएंगे। मैंने सोचा था कि मैं इसे ज्यादा से ज्यादा काम कराऊंगी और इसे एग्जाम नहीं देने दूंगी तो उल्टे पैरों यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन ये तो यहाँ से जा ही नहीं रही। सूखी रोटी खा खाकर मोटी और हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे नजर नहीं आ रही, वरना इतना काम कर कर तो आम इंसान मर ही जाए। इस तरह से कलावती को खुशी के ऊपर शक हो जाता है और एक दिन कलावती का शक यकीन में बदल जाता है और उसे पता चल जाता है कि खुशी के पास जादुई सोने और चांदी की 2 फ्रॉक है, जिसकी मदद से वह आसानी से उसके घर में रह रही है। तभी एक दिन कलावती वह दोनों जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक स्टोर रूम में से अपने साथ लेकर आ जाती है और जैसे ही उन्हें जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह फ्रॉक तो नहीं जल पाते। कलावती के चारों तरफ आग लगनी शुरू हो जाती है। कलावती आग से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं निकल पाती। तभी वहाँ खुशी आती है और वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कहती है, जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक, परी ने मुझसे कहा था कि आप बुरे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, लेकिन मैं अपनी मामी को इस तरह से आग में जलते हुए नहीं देख सकती। कृपया करके इन्हें आग से बाहर निकाल दीजिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। खुशी, तुम ऐसी दुष्ट औरत को बचाना चाहती हो जिसने तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार किया और तुम्हारे ऊपर दोबारा से अत्याचार कर सके, इसलिए हम दोनों को जलाना चाहती थी। इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि उसकी अच्छाई का लोग बहुत फायदा उठाने लगे, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि हम इस दुष्ट औरत को छोड़ दें तो हम इसे छोड़ देते हैं। जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की बातें सुनकर कलावती को अपने के पर बहुत पछतावा होता है और वह खुशी से माफी मांगती है। खुशी भी अपनी मामी को माफ कर देती है। इसी तरह खुशी जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से अपनी मामी के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी, भाग जाऊँगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है, थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है। इस हंसते खेलते परिवार को
किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है। जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूंगी, किसके सहारे रहूंगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही, अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी, लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तब पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही,
रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनुष्य नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती हैं और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती हैं और उसके बाद उससे कहती हैं, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया, जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी, इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है, जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया? जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना लूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जल्दी सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई।
चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने और चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।